नमस्कार। और आज के इस खास विश्लेषण सत्र में स्वागत है। आज हम उस दौर की पड़ताल कर रहे हैं जब भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की पहली चिंगारियां सुलग रही थी। वो कौन से कारण थे जिन्होंने गुलामी की जंजीरों में जकड़े, मतलब अलग अलग भाषा और संस्कृति वाले इस विशाल देश में एक राष्ट्र होने की चेतना जगाई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले वो कौन से अहम राजनीतिक संगठन थे जो इस चेतना को आवाज दे रहे थे। हमारी ये चर्चा आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास यानी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के अध्याय 10 के कुछ अंशों पर आधारित है। मकसद है उन शुरुआती विचारों, संघर्षों और संगठनों को समझना जिन्होंने भारत की आज़ादी की लंबी लड़ाई की नींव रखी। तो सवाल यह है कि भी बिखराव और अधीनता के उस माहौल में एकजुटता और राष्ट्र का विचार पनपा कैसे। चलिए इसी शुरुआती कहानी के पन्ने पलटते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात शायद ये समझना था कि भारतीयों के हित और अंग्रेजी औपनिवेशिक शासकों के हित अलग अलग हैं, बल्कि एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एहसास लोगों में कैसे जागा? देखिए, ये एहसास कोई एक दिन में नहीं आया। ये तो धीरे धीरे कड़वे अनुभवों से पनपा। जब लोगों ने देखना और महसूस करना शुरू किया कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, चाहे वो व्यापार हो, उद्योग हो या जमीन का लगान, सब कुछ सिर्फ ब्रिटेन के फायदे के लिए बनाया गया है और भारत का सिर्फ शोषण हो रहा है, तब एक साझा दुश्मन और एक साझा पीड़ा का बोध वो गहरा होने लगा। लोगों को साफ दिखने लगा कि उनकी गरीबी, उनके उद्योगों का पिछड़ना, इन सब का कारण ब्रिटिश नीतियां ही हैं। अच्छा। ये समझ ही राष्ट्रवाद की पहली और सबसे ठोस सीढ़ी थी एक तरह से। यानी ये एहसास पहले आर्थिक स्तर पर हुआ। दिलचस्प है। और विडंबना देखिए, अंग्रेजों ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए पूरे देश को राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक तौर पर एक करने की कोशिश की। रेलवे लाइनें बिछाई, दागदार व्यवस्था बनाई, एक जैसे कानून लागू किए। क्या ये उनके लिए उल्टा पड़ गया? क्या इसी एकीकरण ने राष्ट्रवाद को हवा दे दी? हाँ, ये अंग्रेजी राज का एक बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, उनका मकसद तो नियंत्रण और मजबूत करना था, जाहिर है। लेकिन इस एकीकरण ने अनजाने में ही भौगोलिक दूरियां कम कर दी। रेलवे और संचार के साधनों ने अलग अलग इलाकों के लोगों को आपस में जुड़ने, यात्रा करने, एक दूसरे के हालात समझने का मौका दिया। एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था और कानूनों ने भी कहीं न कहीं एक अखिल भारतीय सोच को पनपने में मदद की। जो ढांचा उन्होंने अपने लिए बनाया, वो अनजाने में ही राष्ट्रीय एकता का आधार बनने लगा। और इसी माहौल में पश्चिमी शिक्षा और विचारों का भी प्रवेश हो रहा था। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद। जब ये विचार पढ़े लिखे भारतीयों तक पहुंचे तो क्या उन्होंने इसे सीधे सीधे अपने हालात पर लागू करना शुरू कर दिया? खासकर जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज अपने देश में तो इन मूल्यों की बात करते हैं, पर भारत में उनका व्यवहार बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, ये एक बड़ा मोड़ था। पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों की एक पीढ़ी को आधुनिक राजनीतिक विचारों से लैस किया। उन्होंने जाना कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग कैसे अपने अधिकारों के लिए, स्वशासन के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि भारतीय बुद्धिजीवियों ने अंग्रेजों के ही दिए हुए हथियार, यानी तर्क, अधिकार और लोकतंत्र के विचार, उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा, उन्हीं के हथियार उन्हीं पर। हाँ, उनके कथनी और करनी के गहरे फर्क को उजागर करते हुए इसी शिक्षा ने उन्हें ब्रिटिश राज की नाइंसाफी और अतार्किकता पर सवाल उठाने की बौद्धिक क्षमता दी। और इन नए विचारों को, इस बढ़ते असंतोष को आम लोगों तक पहुंचाने में प्रेस और साहित्य का क्या जबरदस्त रोल रहा होगा। अखबार, पत्रिकाएं, राष्ट्रवादी कविताएं, नाटक, इन्होंने तो जैसे विचारों की एक लहर पैदा कर दी होगी। प्रेस सिर्फ खबरें नहीं दे रहा था, वो जनमत बना रहा था। हाँ। लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित कर रहा था। हाँ। सरकारी नीतियों की खुलकर आलोचना करना, लोगों की समस्याओं को सामने लाना, राष्ट्रवादी नेताओं के विचारों को दूर दूर तक फैलाना, ये सब प्रेस के जरिए हो रहा था। अंग्रेजी और खासकर भारतीय भाषाओं में निकलने वाले अखबारों ने राष्ट्रवादी विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। ये भी बहुत रोचक है कि इसी दौर में भारत अपने अतीत को फिर से खोज रहा था। जब इतिहासकारों और विद्वानों ने भारत के प्राचीन गौरव, ज्ञान विज्ञान और समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने रखा, तो इसका लोगों के मनोबल पर क्या असर पड़ा? इसका मनोवैज्ञानिक असर जबरदस्त था। सोचे, गुलामी के दौर में जब अंग्रेज लगातार भारतीयों को हीन और असभ्य साबित करने में लगे थे। हाँ, वो तो था ही। उस वक्त ये जानना कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली रहा है,
कितना ज्ञान विज्ञान हमारे पुरखों के पास था। इसने लोगों में गजब का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भर दिया। सही। इसने उस हीन भावना को तोड़ा जो विदेशी शासन ने पैदा करने की कोशिश की थी। ये सिर्फ गर्व की बात नहीं थी, ये इस विश्वास को जगाने जैसा था कि अगर हम अतीत में महान थे तो भविष्य में भी हो सकते हैं। देखो, ये उस ब्रिटिश नैरेटिव को सीधी चुनौती थी जो कहता था कि भारतीय शासन करने लायक ही नहीं है। और इसी के साथ साथ जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, हाँ, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर जी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और अन्य सुधारकों के प्रयास वो भी बहुत अहम थे। हाँ, उन्होंने समाज के अंदर की बुराइयों जैसे जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा, इन सब पर चोट की। इन सुधारों ने समाज को अंदर से मजबूत किया, उसे आधुनिक चुनौतियों का सामना करने और एक राष्ट्र के रूप में ज्यादा एकजुट होने के लिए तैयार किया। यानी एक तरफ अतीत से प्रेरणा, दूसरी तरफ समाज सुधार से आंतरिक मजबूती। और इस सब के बीच एक नया वर्ग उभर रहा था, मध्यम वर्ग का बुद्धिजीवी तबका। वकील, डॉक्टर, शिक्षक, पत्रकार, ये वो लोग थे जो पश्चिमी शिक्षा भी पा रहे थे और अपनी जड़ों से भी जुड़े थे। इन्होंने क्या भूमिका निभाई? लेकिन क्या ये वर्ग वाकई आम जनता से जुड़ा हुआ था या ये बस अपने पढ़े लिखे दायरे तक ही सीमित था? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी तबका था, ये पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विचारों से लैस तो था, लेकिन इसकी जड़ें भारतीय समाज में थीं। हाँ, ये सही है कि शुरुआत में इनका जुड़ाव सीधे तौर पर किसानों या मजदूरों से शायद उतना गहरा ना हो, लेकिन इन्होंने ही राष्ट्रवाद के विचारों को स्पष्टता दी, उसे एक सैद्धांतिक और तार्किक आधार दिया। इन्होंने ही अंग्रेजी राज की शोषणकारी नीतियों का विश्लेषण किया और उसे आम भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश शुरू की। अच्छा। शुरुआती राजनीतिक संगठन बनाने और राष्ट्रीय चेतना जगाने का नेतृत्व इसी वर्ग ने संभाला। ये वो कड़ी थे जो आधुनिक विचारों और आम भारतीय आकांक्षाओं को जोड़ने का काम कर रहे थे एक तरह से। क्या उस समय दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो चल रहा था उसका भी भारत पर कोई असर पड़ा, जैसे यूरोप में देशों का एकीकरण या कहीं और आजादी की लड़ाइयाँ? निश्चित रूप से। जब भारतीयों ने देखा कि इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रीय एकता हासिल कर रहे हैं, आयरलैंड अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है, हाँ, या मिस्र, तुर्की, रूस में भी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे हैं, तो इससे उन्हें प्रेरणा मिली। उन्हें लगा कि अगर दूसरे देश विदेशी ताकतों या निरंकुश शासकों के खिलाफ लड़ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? सही बात है। इन बाहरी उदाहरणों ने भारतीय राष्ट्रवादियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता और स्वशासन पाना मुमकिन है। और फिर आते हैं वो तात्कालिक कारण जिन्होंने शायद आग में घी डालने का काम किया, अंग्रेज शासकों की दमनकारी नीतियां और उनका खुला नस्ली अहंकार। लॉर्ड लिटन जैसे वाइसरॉय के दौर में तो शायद ये बहुत बढ़ गया था। बिल्कुल। कई बार शासकों की अपनी दमनकारी और भेदभावपूर्ण नीतियां ही विरोध को भड़काने का सबसे बड़ा कारण बन जाती हैं। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल इसका सटीक उदाहरण है। जब देश में भयानक अकाल पड़ा था, तब दिल्ली में शाही दरबार पर बेशुमार पैसा खर्च किया गया। हाँ, ये तो पढ़ा है। फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया, जिसने रातों रात भारतीय भाषाओं के अखबारों की आज़ादी छीन ली, सिर्फ इसलिए कि वो सरकार की आलोचना कर रहे थे। बिल्कुल। आर्म्स एक्ट ने भारतीयों के लिए हथियार रखना मुश्किल बना दिया। सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की उम्र घटा दी गई ताकि भारतीय उसमें कामयाब न हो सकें। और इन नीतियों के साथ साथ अंग्रेजों का नस्लीय अहंकार, हाँ, वो भी एक बड़ा मुद्दा था। उनका भारतीयों को अपने से कमतर समझना, उनके साथ सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव करना, ये सब भारतीयों के आत्मसम्मान पर सीधी चोट थी। एल्बर्ट बिल विवाद एक और बड़ा उदाहरण है। अच्छा, वो क्या था? जब भारतीय जजों को यूरोपीय अभियुक्तों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने की कोशिश की गई, तो भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त विरोध किया और सरकार को झुकना पड़ा। ओहो। इस घटना ने पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें खोल दी कि अंग्रेजी राज में बराबरी की उम्मीद करना बेकार है। इन सब चीजों ने मिलकर भारतीयों को ये एहसास दिलाया कि विदेशी शासन उनके हित में कभी नहीं हो सकता और उन्हें एकजुट होकर इसका विरोध करना होगा। तो ये तो साफ है कि इन तमाम कारणों से राष्ट्रवाद की भावना जोर पकड़ रही थी, एक बेचैनी पैदा हो रही थी। लेकिन सवाल यह है कि इस ऊर्जा को, इस असंतोष को संगठित रूप कैसे मिला? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1885 में बनी, उससे पहले जमीनी स्तर पर क्या हो रहा था? क्या कोई संगठन थे जो इन मुद्दों को उठा रहे थे? हाँ, कांग्रेस के आने से पहले का जो दौर है वो राजनीतिक संगठनों के लिहाज से बहुत अहम है।
1885 से कई दशक पहले ही खासकर बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में कई राजनीतिक संगठन बनने शुरू हो गए थे। अच्छा। ये संगठन भले ही अखिल भारतीय ना हो, लेकिन इन्होंने राजनीतिक गतिविधि, जनमत बनाने, याचिकाएं दायर करने और संगठित विरोध की कला सीखने की जमीन तैयार की। इन्हें हम कांग्रेस का अग्रदूत कह सकते हैं। हाँ, मतलब प्रीकर्सर। जी, ये एक तरह से राजनैतिक प्रयोगशालाएं थी जहां भावी राष्ट्रीय आंदोलन के तौर तरीके गढ़े जा रहे थे। बंगाल तो उस समय राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र था। वहाँ कौन से मुख्य संगठन उभरे और उनका ध्यान किस पर था? बंगाल में राजनैतिक चेतना काफी पहले आ गई थी। शुरुआती दौर में 1830 और 40 के दशक में बंग भाषा प्रकाशिका सभा जैसे संगठन बने जो सरकारी नीतियों पर विचार करते थे। फिर जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी बनी जो मुख्य रूप से जमींदारों के हितों की बात करती थी। लेकिन ये संगठित राजनीतिक गतिविधि का पहला बड़ा उदाहरण था। अच्छा। बाद में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जैसे संगठन आए जिन्होंने आम लोगों की दशा सुधारने पर ध्यान दिया। 1851 में इन दोनों का विलय होकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना जो ज्यादा स्थायी साबित हुआ। लेकिन असली बदलाव तब आया जब मध्यम वर्ग ज्यादा सक्रिय हुआ। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग बनाई और खास तौर पर 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, हाँ, ये नाम तो सुना है जी, जिसे बाद में इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहा गया, उसकी स्थापना की। ये संगठन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका नजरिया ज्यादा व्यापक था। इसने सिर्फ जमींदारों नहीं बल्कि मध्यम वर्ग को जोड़ने पर जोर दिया, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और सिविल सेवा परीक्षा जैसे मुद्दों पर अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चलाने की कोशिश की। तो ये कांग्रेस के लिए मंच तैयार कर रहा था एक तरह से। बिल्कुल, इसने कांग्रेस के लिए एक तरह से मंच तैयार किया। और बंगाल के बाहर बॉम्बे और मद्रास में क्या स्थिति थी? क्या वहां भी इसी तरह के संगठन बन रहे थे? हाँ, बॉम्बे और मद्रास में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही थीं। बॉम्बे में 1870 में महादेव गोविंद रानाडे जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में पूना सार्वजनिक सभा बनी। पूना सार्वजनिक सभा, हाँ। ये संगठन किसानों के मुद्दों, सरकारी नीतियों, खासकर लगान और अकाल राहत जैसे मामलों पर काफी सक्रिय था। इसने सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करने की कोशिश की। अच्छा। मद्रास में 1884 में एम वीरा राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू जैसे नेताओं ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। इसका काम स्थानीय संगठनों के बीच तालमेल बिठाना और विधान परिषदों में सुधार, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने और किसानों के मुद्दों जैसे विषयों पर आवाज उठाना था। और बॉम्बे में 1885 में कांग्रेस की स्थापना से ठीक पहले बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग जैसे प्रमुख नेताओं ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई। ये खास तौर पर लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के विरोध में ज्यादा मुखर होकर सामने आई थी। अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के आने से पहले ही अलग अलग प्रेसिडेंसी में राजनीतिक चेतना और संगठन की प्रक्रिया चल रही थी। तो ये संगठन सिर्फ ज्ञापन देने या सभाएं करने तक ही सीमित नहीं थे। क्या इन्हें हम शुरुआती राजनीतिक अभियानों का रूप मान सकते हैं? ये कितने प्रभावी थे? बिल्कुल, इन्हें महज चर्चा करने वाले क्लब समझना भूल होगी। ये शुरुआती दौर के राजनीतिक अभियान ही थे जिन्हें हम कांग्रेस पूर्व अभियान कह सकते हैं। हाँ, ये सच है कि इनका प्रभाव शायद पूरे देश पर एक साथ न पड़ा हो और इनके संसाधन भी सीमित थे, लेकिन इन्होंने भारतीयों को राजनीतिक कार्रवाई का पहला पाठ पढ़ाया, लोगों को अपनी मांगे रखना सिखाया, अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाने के तरीके सिखाए और सबसे बढ़कर संगठित होने का महत्व समझाया। इन्होंने उन मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर लाने की शुरुआत की जिन्हें बाद में कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर उठाया। सही है। तो भले ही ये छोटे कदम रहे हों, लेकिन इन्होंने उस नींव का काम किया जिस पर कांग्रेस ने एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन की इमारत खड़ी की। ये राजनीतिक प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कोई एक रात में हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे कई परतें थी। अंग्रेजी शासन के अपने अंतर्विरोधों को समझना, खासकर वो आर्थिक शोषण का एहसास, जी, देश का अनचाहा राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण, पश्चिमी शिक्षा से मिले लोकतंत्र और अधिकारों के विचार, प्रेस और साहित्य की क्रांतिकारी भूमिका जिसने इन विचारों को फैलाया, अपने गौरवशाली अतीत की खोज से मिला आत्मविश्वास, बिल्कुल, समाज सुधार आंदोलनों से आई आंतरिक मजबूती,
एक नए पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का नेतृत्व, हाँ। दुनिया के दूसरे देशों में चल रहे आंदोलनों से मिली प्रेरणा, और हाँ, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां और नस्ली अहंकार जिसने विरोध को और भड़काया। और ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि ये भावना सिर्फ हवा में नहीं थी, ये जमीन पर संगठित भी हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अखिल भारतीय मंच के तौर पर उभरने से बहुत पहले ही। हाँ, उन क्षेत्रीय संगठनों की बात। जी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास जैसे केंद्रों में कई क्षेत्रीय संगठन राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे और अंग्रेजी नीतियों का संगठित विरोध कर रहे थे। ये उस आने वाले तूफान के पहले संकेत थे, उस बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के सच्चे अग्रदूत जिन्होंने जमीन तैयार की। तो यहाँ एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। ये जो शुरुआती, ज्यादातर क्षेत्रीय, कभी कभी बिखरे हुए राजनीतिक प्रयास थे और राष्ट्रवाद की जो अलग अलग धाराएं पनप रही थीं, आखिर वो कौन से साझा सूत्र थे, कौन सी गोंद थी जिसने इन सब को जोड़कर एक शक्तिशाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया? इतनी भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधता वाले देश में वो कौन सी बात थी जिसने एकता का संचार किया और एक राष्ट्र की कल्पना को साकार करने की दिशा में सबको प्रेरित किया? इस गहन पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी सोचने पर मजबूर करेगी और उपयोगी साबित होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अलविदा।